हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस यूरी1 में। तो आज हम बात करने वाले हैं विकारी शब्दों में से संज्ञा शब्द के बारे में। तो आज बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो विकारी शब्द में हमने इसके पहले बता दिया हुआ था कि विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं और उसी के अंतर्गत आता है संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि संज्ञा क्या होता है। चलिए, तो हेडिंग पड़ेगी संज्ञा। संज्ञा संज्ञा क्या होती है? सबसे पहले और सभी को ये होता है कि रट लो संज्ञा। संज्ञा कहते किसे हैं? किताबों में तो हमें लिखा मिल जाता है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान व भाव के नाम को, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाई ठीक है, परंतु देखा जाए कि संज्ञा वास्तव में होती क्या है, इसके बारे में हम लोग बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या होती है संज्ञा, इसको देखते हैं। कि दुनिया में कोई भी नाम है, दुनिया में कोई भी नाम है तो उसे संज्ञा नाम हम दे देते हैं। दुनिया में कोई भी नाम हो तो दुनिया में जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं उन्हें क्या बोलते हैं? संज्ञा। दुनिया में जितने भी नाम है, कुछ भी किसी भी चीज़ का क्या होता है? नाम होता है, तो संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो अगर हम बात करें कि संज्ञा कितने प्रकार से होती है, तो सजीव जितने भी होते हैं, सजीव वस्तुएं जितने भी होती हैं उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद दूसरी अगर बात करें तो कोई भी चीज है, कोई भी चीज है तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? तो उसको वस्तु के अंतर्गत रख देते हैं हम लोग। और तीसरी, अगर कोई भी जगह है तो उसको स्थान के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और सभी के अपने अपने नाम होते हैं। इनके सभी के क्या होते हैं? अपने नाम होते हैं। व्यक्ति का मतलब व्यक्ति, जितने भी सजीव होते हैं, सभी सजीव किसी न किसी का नाम होता है। प्रत्येक सजीवों का अपना अपना नाम है। तो नाम क्या आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसको रख दिया हमने। इसके बाद कोई भी जगह है, कोई भी वस्तु है, उसका भी कोई ना कोई नाम होता है, तो वहाँ पर हम क्या कह देते हैं? उसको वस्तु के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके बाद कोई भी जगह है तो उसको किसके अंतर्गत लगते हैं हम लोग? और उसका भी सभी का नाम होता है, तो उसके अंतर्गत क्या आ जाता है? स्थान। चौथी बात क्या होती है कि कोई भी जैसे व्यक्ति है, वस्तु है, मतलब वस्तु का तो कोई भाव नहीं होता है, परंतु देखा जाए कि जो सजीव वस्तुएं हैं प्रत्येक का अपना अपना है, कोई ना भाव होता है, कोई ना कोई भाव होता है, तो उसको भी हम नाम देते हैं। तो एक अलग से आ जाता है भाव। तो भाववाचक संज्ञा यहाँ से निकल कर आती है। अब यहाँ पर होता है कि वास्तव में संज्ञा होती कितने प्रकार की हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो संज्ञा मूल रूप से होती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। वो भी देखते हैं कि संज्ञा 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, इसको देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर अब इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यहाँ से क्या बनती है जाके? तो परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। परिभाषा की हम बात करें, ये तो सिर्फ रटने वाली बातें हैं, फिर भी हम लिख देते हैं परिभाषा। समझना है आपको यहां से। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। अब उदाहरण आप समझ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जीव या वस्तु या स्थान को आप क्या कह सकते हैं? संज्ञा के नाम से जान सकते हैं। अब बात करते हैं कि संज्ञा मूल रूप से होती कितने प्रकार की है। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा मूल रूप से होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी, ये भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। अब ये आप समझ रहे होगे कि संज्ञा 2 प्रकार से कैसे हो सकती है। तो वास्तव में संज्ञा 2 प्रकार की ही होती है।
ठीक है। अब उसके ही पार्ट हो जाते हैं, किस तरह से, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो संज्ञा के प्रकार, तो मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, दो प्रकार की संज्ञा होती है। कैसे? तो हम इसके प्रकार की बात कर रहे हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला यथार्थवाचक, यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब यथार्थवाचक संज्ञा का मतलब क्या है कि यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक या मूर्त, मूर्त या दृश्य। मतलब वास्तविक का मतलब है कि वास्तविक जिसे आप वास्तव रूप में देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो वास्तविक रूप है उसको आपके मानस पटल में एक वास्तविक रूप, जिस व्यक्ति वस्तु स्थान का आपके मानस पटल में चित्र अंकित हो जाए, तो वहां पर क्या है, एक वास्तविक मूर्ति, जिसका एक मूर्ति हो, जिस संज्ञा के बारे में आप सोचे उसकी एक आकार आपके मानस पटल में बननी चाहिए, तो किसके अंतर्गत आएगी? वो यथार्थवाचक या वास्तविक या मूर्त संज्ञा के रूप में उसको जानते हैं। अब इसके बाद जो भी व्यक्ति है उसका एक भाव होता है। जैसे भाव क्या होता है, तो भाव के अंतर्गत कौन सी संज्ञा आती है? भाववाचक संज्ञा ही है भाई। देखिए, भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है ये अदृश्य है, भाव को आप देख नहीं सकते हैं, मतलब ये अमूर्त है, इसकी कोई संरचना नहीं है, ठीक है, अमूर्त है, अदृश्य है, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा और यथार्थवाचक संज्ञा हमने दो प्रकार इसके बताए। अब इसी में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके भी पार्ट हैं, इनको भी हम दो भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो यथार्थवाचक संज्ञा को देखा जाए तो जिसको वास्तविक रूप होता है, हमने बताया, जो मूर्त संरचना होती है या दृश्य होती है, जो हमें देख सकते हैं इसको हम, ठीक है। अब इसको बांटने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसको आप लिख सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और फिर अगला समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसके चार प्रकार हो जाते हैं। अब संज्ञा के बोल रहे हो चार प्रकार नहीं, एक भाववाचक संज्ञा भी तो है, तो इसको भी जोड़ देते हैं हम लोग, तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार हो जाते हैं? यहाँ पर 5 प्रकार होते हैं। परंतु यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमने यथार्थवाचक संज्ञा के पार्ट बताए हैं और भाववाचक संज्ञा के पार्ट बताए हैं आपको, कि भाववाचक संज्ञा तो मतलब एक ही प्रकार है, तो टोटल मिलाकर कितने प्रकार हो गए? इसके 5 प्रकार हो गए। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है, इसको हम कहाँ पर रख देते हैं? इसको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लाएंगे। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत इसके पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां हम इस तरह से इसको लिख देते हैं, इसी के पार्ट क्या बन जाएंगे? इसी के पार्ट हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के, कि द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, और यहां से हो जाएगा आपका समूहवाचक, समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, या इसको यहां पर क्या आ जाएगा? दल या वर्ग, दल या वर्ग नहीं आएगा इसमें,
दल आएगा, ठीक है, समूह। अब इसमें क्या रखेंगे, इसको, इसके कितने पार्ट हो गए यहाँ पर, अब इसी के दो पार्ट हो जाते हैं, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो पार्ट हमने बना दिए, द्रव्यवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। वैसे तो इसके 5 प्रकार थे, कितने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। परंतु जब हमने इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख दिया तो यहाँ से 1 और 2 और तीसरा प्रकार यहाँ से बना कौन सा, ये तो दूसरा तो उसका था, और तीसरा प्रकार क्या बना आपका, भाववाचक संज्ञा। तो अब संज्ञा के कितने प्रकार हो गए, वास्तविक रूप में संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको धीरे धीरे एक एक करके बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ आया होगा। इसके बाद क्या है, तो अब हम इसको अलग अलग रूप से एक एक करके बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी क्या होती है जातिवाचक संज्ञा, और ये द्रव्य और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, इसके बाद भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप किसे कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, हमने बताया ये दृश्य होती है। दृश्य मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है, वास्तविक होती है, और मूर्त, ये हमने बताया आपको। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप किसे कहते हैं कि ये हमेशा इसकी पहचान ये है कि यह संज्ञा यह हमेशा एक वचन में होती है। ये इसका हमेशा क्या होगा, एक वचन, ये हमेशा एक वचन में होती है, और कैसी होती है, दृश्य होती है। हमेशा एक वचन में आएगी और दृश्य होगी, ठीक है, हमेशा एक वचन में आएगी और दृश्य होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा किताब, हमेशा हमने बताया यहां पर एक वचन में आएगी, ये हमने लिखा किताब। अब किताब को क्या आप एक वचन है, या हमने अगर इसका किताब का बहुवचन बनाना चाहिए तो एक वचन थी, एक वचन, ठीक है। और अगर हम इसका बहुवचन बना सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं, हम किताबें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। परंतु अगर देखा जाए हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि एक वचन हमेशा किस में आएगी, एक वचन में आएगी, और इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकेगा। अब यहां से ये आ गया कि इसका बहुवचन नहीं बनेगा, बहुवचन कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी इसका कभी बहुवचन नहीं बनेगा। तो मतलब क्या होगी, किताबें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत किताब या किताबें नहीं आएंगी। फिर आएंगी तो कौन सी आएंगी, हमने बताया नाम तो सभी का होता है, एक किताब का भी कोई ना कोई नाम होगा। परंतु देखें, अगर हमेशा हमने एक बताया, एक पकड़ की बात यह है कि हमेशा एक वचन में आएगी। जैसे हमने लिखा कि सोहन क्या है, हमेशा एक वचन है, क्या है, एक वचन। अब इसका सोहन का सोहनों या सोहने इस तरह से तो नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमेशा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी तो हमेशा एक वचन में आएगी, इसका कभी आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, जातिवाचक संज्ञा कि जातिवाचक संज्ञा किसके अंतर्गत, इसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा भी क्या होती है, दृश्य होती है, मतलब मूर्त संरचना होती है। इसकी क्या होती है, मूर्त संरचना होती है। जातिवाचक संज्ञा मतलब दृश्य होती है, मूर्त संरचना होती है। परंतु देखिए, ये दृश्य होती है और कैसी होती है, मूर्त संरचना होती है, वास्तविक होती है। परंतु इसको पहचानेंगे कैसे आप लोग कि जातिवाचक संज्ञा ये किस तरह से है। ये क्या होगा कि दृश्य होगी और बहुवचन में इसका बहुवचन बनता है, इसका बहुवचन बनता है। मतलब
यह हमेशा बहुवचन होती है, बहुवचन होती है। दूसरी बात ये कि यदि एक वचन है, अगर यह संज्ञा यदि एक वचन है तो इसका बहुवचन बन रहा हो। मतलब अगर कोई ऐसी संज्ञा है कि जो एक वचन है परंतु उसके क्या बन रहे हो, बहुवचन। जैसे हमने बताया कि एक वचन क्या है, किताब क्या है, एक वचन, परंतु हम इसका क्या बना सकते हैं, किताबें। तो इस तरह से किसके अंतर्गत आ जाएगी, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, जिसका जो दृश्य हो और जो मतलब हमेशा बहुवचन में प्रयोग की जाती हो, अगर ये एक वचन में भी है तो इसका आप बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। तीसरी बात यह है कि भाववाचक संज्ञा। तीसरी बात हम क्या बता रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या होती है, हमने आपको पहले बता दिया कि ये अदृश्य होती है। क्या होती है, अदृश्य होती है। मतलब ये अमूर्त संरचना होती है। अमूर्त मतलब आप किसी भी भाव को देख नहीं सकते हैं। जैसे क्या आ गया, दुख। ये दुख को क्या आप देख सकते हैं, जैसे आ गया सुख। सुख को क्या आप देख सकते हैं, जैसे आ गया क्या, ईमानदारी। ठीक है ना, बुराई। ठीक है, ये सब क्या है, ये भाव है। तो आप भाव को क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, इसका आप फील कर सकते हैं, एहसास करते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको आप आंतरिक भावों से समझ सकते हैं। ठीक है, परंतु इसको क्या कर सकते हैं, देख नहीं सकते इसको। अच्छा, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन जाता है कि अगर हम बात करें किसकी, जैसे हमने कहा कि अच्छाई। ठीक है, दूसरी जैसे बुराई, और जैसे मान लीजिए कि जवानी, जैसे मान लीजिए क्या, कुर्बानी। कुर्बानी, इस तरह कुर्बानी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये तो एक वचन है ना, एक वचन। अगर इसका बनाएंगे तो आप बहुवचन भी बना सकते हैं। कैसे, बहुवचन अच्छाई का क्या बनेगा, अच्छाइयाँ, इस तरह से लिख सकते हैं, बहुवचन इसका बनेगा। यहां से देखिए कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बुराई का क्या बन सकता है, बुराइयां। और जवानी का क्या हो सकता है, जवानियां, इसका बहुवचन जवानियां बना सकते हैं। कुर्बानी का क्या बना सकते हैं, कुर्बानियां बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अब यहां पर गौर करने की बात यह है कि ये तो एक वचन थे परंतु इनका बहुवचन भी बन गया। अभी हमने बताया था कि एक वचन को बहुवचन बना सकते हैं तो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आ जाता है, जातिवाचक के अंतर्गत आ जाता है। परंतु अब ये तो भाववाचक आपने बताया है। अब यहीं पर देखने की बात यह है कि जो ये जातिवाचक है और इसको ये भाववाचक है, ये तो जातिवाचक के अंतर्गत आ गया। अब यहां पर नोट डाल के लिखना आपको यह है कि अगर इसको हम मिटा देंगे, अगर यहां पर नोट भी लिखेंगे, अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनेगा तो वह सदैव क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। हमने क्या बताया, अगर भाववाचक संज्ञा, ये भाववाचक संज्ञा, ठीक है, अगर ये भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनेगा तो वह सदैव किसके अंतर्गत
अंतर्गत मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मानी जाएगी। तो हमने आज क्या बताया आपको, संज्ञा के बारे में, विकारी शब्द संज्ञा के बारे में टोटल बताया। इसमें सभी प्रश्नों को यहाँ से बनने वाले जितने भी थे हमने बताने का प्रयास किया है। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।